मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का। जी हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के नाम पर हम भारत के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान बना रहे हैं? क्या सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण के नाम पर विभाजन के बाद आजाद भारत में हमने छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए हैं? आज ये सवाल मैं आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है जब देश में इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और देश के हर नागरिक को आज इस संबंध में गहराई तक सोचना चाहिए। और अगर जो मैं सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब हां है, यानी आजाद भारत में हमने छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए हैं, तो फिर हम सबको मिलकर कलेक्टिवली इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जब मैं ये कह रहा हूं कि हमने छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए हैं, तो उसका एक जो सबसे बड़ा कारण है वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में मुस्लिम मोहल्ले हो गए हैं और उन मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू जो है अपनी शोभा यात्रा लेके नहीं जा सकते। ये कहा जाता है मुस्लिम मोहल्ले हैं, वहां आप डीजे मत बजाइए, वहां आप जय श्री राम मत बोलिए, वहां आप जाइए मत, वो संवेदनशील इलाके हैं। जम्मू कश्मीर हमने देखा, अलीगढ़ हमने देखा और इसके अलावा केरल से लेकर के कश्मीर तक जहां जहां हमने देखा कि मुस्लिम आबादी बढ़ी, वहां वहां तुष्टीकरण के नाम पर और जो है सेकुलरिज्म के नाम पर हमने किस तरह का वहां पर इलाके बना दिए, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे इलाकों की भरमार है। मैं एक गिनाऊंगा और उसके बाद आप उसके जवाब में 10 गिना देंगे मुझे। सबसे बड़ा उदाहरण उसका यह भी है कि अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के वक्फ की जमीनों को लेकर देश में जो बहस चल रही है, वक्फ के पास जितनी जमीन है उसको लेकर चर्चा होती है। रेलवे और उसके बाद जो है रक्षा के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और वो जमीन भी कैसी और वो अधिकार भी कैसे कि जहां पर वक्फ उंगली रख देता है वो जमीन उसकी हो जाती है, उसके बाद आप प्रूव करते रहिए जमीन आपकी नहीं है। लेकिन आज मैं इस सबसे अलग हटकर एक और विषय उठाना चाहता हूं और वो विषय है मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का। जी हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के नाम पर हम भारत के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान बना रहे हैं? और इस जब मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो आपके जहन में जरूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, क्योंकि देश की सबसे जो बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वही है। और उसके वो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका मुस्लिम स्टेटस को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले की कई लोग गलत तरह से व्याख्या करते हैं। अभी उसके ऊपर फैसला होना बाकी है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहेगी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करेगी, इस पर अभी फैसला आना है। लेकिन मैं आज अलीगढ़ की बात नहीं कर रहा, अलीगढ़ से अलग हटके मैं बात कर रहा हूं। वैसे अलीगढ़ भी जो मैं सवाल उठा रहा हूं उसमें उस कंटेक्स्ट में अलीगढ़ का भी जिक्र आता ही है, क्योंकि आप अभी भी जानते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने भारत का बंटवारा कराया, जिसने पाकिस्तान की मांग की, आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। और जब कभी उस तस्वीर को हटाने की बात हुई, वहां के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहां से पढ़कर गए थे हम, जैसे जैसे जिन्ना जो है उनकी विरासत है, जिन्ना भारत की विरासत नहीं हो सकते, भारत की विरासत बिल्कुल नहीं हो सकते, जिन्ना पाकिस्तान की विरासत है। लेकिन पाकिस्तान की इस विरासत को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिस तरह से सहेज कर बैठी है, उसको लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर भी ये सवाल उठता है। लाजमी है, सवाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर भी होना चाहिए। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली में। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं वो डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, शर्म से शर्मसार कर देने वाली हैं। और हमको ये रिपोर्ट जो बताती है कि हमने जाने अनजाने देश की राजधानी दिल्ली में भी एक मिनी पाकिस्तान बना दिया है जामिया यूनिवर्सिटी के नाम पर। ये जामिया यूनिवर्सिटी यूं तो गाये बगाए सुर्खियों में आती रहती है, कई वजह से सुर्खियों में आती रहती है। लेकिन फिलहाल जो है जो इस वक्त जो सुर्खियों में आई है वो इसलिए आई है क्योंकि पिछले कई समय से जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह के आरोप लोग लगा रहे थे। एक वहां पर जो है दलित, एक वहां के काम करने वाले वहां के स्टाफ के व्यक्ति थे, उस दलित व्यक्ति ने कहा कि मेरे को वहां पर यह कहा जाता है कि तुम अपना धर्म बदल लो और अगर धर्म नहीं बदलोगे तो हम तुमको जो है यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिलेगी और यहाँ पर तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा। और उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। फिर हमने एक महिला के बारे में सुना, एक स्टूडेंट वहां से निकली और उसने कहा, वो हिंदू स्टूडेंट है, हिंदू लड़की है, उस लड़की ने कहा कि मुझे कहा जाता है कि बुर्का पहनकर आया करो, बुर्का पहनकर तुम और ज्यादा हसीन लगोगी, तुम्हारे चेहरे पर नूर आ जाएगा। ये सोचिए, एक हिंदू लड़की को जामिया यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है कि आप बुर्का पहनकर आओ। क्यों भाई, बुर्का क्यों पहनकर आए? जामिया यूनिवर्सिटी में आती है इसलिए। सिर्फ ये नहीं, उसको और भी तरह तरह की कई सारी बातें की गई और जब उसने उसका विरोध किया तो उसका नंबर जो है वो सर्कुलेट कर दिया गया पूरे जामिया इलाके में और उसके पास जो है
महीनों तक फोन आते रहे, ये कहा गया कि तू बुर्का पहन, नहीं तो हम तेरे मुंह पे तेजाब फेंक देंगे, तेरा रेप हो जाएगा, इस तरह की धमकियां आती रही। और जब उसने शिकायत करी तो उसकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो। ये दो इस तरह के कई सारे आरोप जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी। अब इन सारे खबरों को देखते हुए वहां पर एक एनजीओ ने बाकायदा एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई कि देखा जाए, ये मालूम किया जाए कि दरअसल सच्चाई क्या है, ये आरोप कितने सही हैं और जो जो ये स्टूडेंट कह रहे हैं ये कितने सही हैं, और बाकी सारी चीजें जो हैं जामिया में जो हो रहा है वो सब क्या है, वो सब जानने के लिए एक बाकायदा एक कमेटी बनाई गई कॉल फॉर जस्टिस के नाम से। इस कमेटी में 6 लोग थे। इन 6 लोगों के अंदर बाकायदा एक रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा, इसके अलावा एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव, और ऐसे 6 लोगों की एक कमेटी थी। अब इस 6 लोगों ने वहां पर यूनिवर्सिटी के करीब 27 लोगों से बात करी है। 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, पूरे 27 लोगों से बात की है जिनके आरोप थे। और 27 गवाहों से बात करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट बहुत ही विस्फोटक रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट ये बताती है कि हमने दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश और पाकिस्तान बना दी। क्योंकि ऐसी खबरें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आती है जहां पर लड़कियों को कहा जाता है कि तुम बुर्का, हिंदू लड़की, दूसरी लड़कियों को कहा जाता है, हिंदू लड़कियों को कहा जाता है तुम बुर्का पहनो। ये तो अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में होता था ना। वंदे मातरम आप नहीं कह सकते, वंदे मातरम कहोगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। वहां पर बाकायदा जो गैर मुस्लिम जो वहां पे स्टाफ है, जो वहां प्रोफेसर्स हैं, जो वहां पर इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, उनसे साफ तौर पर कहा जाता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। और अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो क्या होगा, इस्लाम अगर कबूल नहीं करोगे तो फिर या तो तुमको हम नंबर नहीं देंगे, यानी पीएचडी जो कर रहे हैं, जो उनके रिजल्ट्स खराब कर दिए जाएंगे। ये कहा जाता है तुम्हारे रिजल्ट खराब कर दिए जाएंगे, तुम्हारे अटेंडेंस नहीं मिलेगी, तुम्हारे रिजल्ट रोक दिए जाएंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। कहा जाता है नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो। और जो स्टाफ है, स्टाफ से कहा जाता है कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, तुम्हारा प्रमोशन रोक लिया जाएगा, इस्लाम कबूल कर लो, अगर तुम्हारा नहीं तो हम प्रमोशन नहीं देंगे, तुमको जो आगे नहीं बढ़ सकते, तुम नौकरी नहीं कर सकते। और इस तरह की लगातार ऐसे 27 लोगों ने अपनी गवाही दी है। एक महिला ने तो यहां तक बताया कि जब एक महिला ने ये तक कहा कि मुझे ये कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो उसके बाद जो है तुम्हारे लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, और नहीं कबूल करोगी तो तुमको फिर यहां पर पीएचडी नहीं कर पाओगी। एक व्यक्ति का आरोप यह है, वो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। उस व्यक्ति का आरोप यह है कि उसने कहा कि मुझे एक मामले में जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, और जब मैं जेल में था तो पीछे से मेरे पूरे परिवार को कन्वर्ट कर दिया गया, उन सबको मुसलमान बना दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं जेल से आया तो मुझे भी कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो। तो इस तरह से जबरन जो है दबाव डाल करके मुसलमान बनाना, ये कहाँ होता है? ये बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है। हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें हो रही है, देश की राजधानी में हो रही हैं, सरकारी पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में हो रही हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? इन 27 लोगों में एक महिला ने यह तक कहा कि उसको धमकी दी गई कि अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हारा रेप हो जाएगा, और अगर इस्लाम कबूल कर लोगी तो तुम आसानी से तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी, और इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हारी डिग्री जो है वो तुम्हें मिल ही नहीं पाएगी। इस तरह से कहा गया। एक हिंदू को अगर वहां पर जो है एक केबिन दे दिया गया तो लोगों ने कहा कि काफिर को कैसे केबिन दे दिया? वहां वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वहां नमस्ते नहीं बोल सकते, बोलते हैं सलाम बोलो, नमस्ते नहीं चलेगा। अगर वहां पर सोशल मीडिया पर कोई लिख दे कि भाई दिवाली की शुभकामनाएं या जो है हिंदू त्योहारों की शुभकामनाएं, तो उसको ट्रोल किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। और दरअसल जानते हैं इस सबके पीछे ये सब अचानक से जो चीजें हो रही है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो जामिया यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि आपने अगर सुना होगा तो जामिया यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग निकले हैं, बहुत सारे अच्छे लोग निकले हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोग निकले हैं। ये एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। लेकिन अचानक से जामिया यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? वहां पे हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों शुरू हुआ? पहले नहीं होता था वहां पर। मैं गंगा जमनी तहजीब के शब्द को नहीं मानता, लेकिन बकौल इन लोगों के जो सो कॉल्ड सेकुलर जिहादी हैं, इनके शब्द की अगर मैं बात करूं तो पहले तो जामिया में गंगा जमुना तहजीब थी। लेकिन गंगा जमुना तहजीब कैसे बदल गई? ऐसे बदली क्या? दरअसल जामिया के इतिहास को समझना होगा। जामिया यूनिवर्सिटी 1920 में बनी, और ये उसके बाद 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी जिसको सरकार पैसा देती है, केंद्र सरकार पैसा देती है, आपके मेरे टैक्स का पैसा देती है। तो उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 2011 में जब यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल, उनके दिमाग की जो उपज थी। सोनिया गांधी उस समय यूपीए की चेयरपर्सन थी, कपिल सिब्बल जो है वो शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री थे। तो इन्होंने क्या करा, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने देखी और कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों को पिछड़ा बताया गया, तो क्या है
कि ये जो जामिया यूनिवर्सिटी है इसको हम सीधा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देते हैं। तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा 2011 में मिला, उससे पहले ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो 2011 में इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनते ही 50% स्टूडेंट जो है मुसलमानों के लिए सीटें फिक्स कर दी गई और वहीं से इस यूनिवर्सिटी का जो है डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि धीरे धीरे, मैंने कल भी कहा था, डेमोग्राफी बदलती है तो डेमोक्रेसी नहीं रहती और उस तरह से धीरे धीरे यहाँ की पूरी यूनिवर्सिटी की डेमोग्राफी बदलने लगी और पूरी यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर बदलने लगा। पहले वहां पर करीब करीब 40%, अगर 60% स्टूडेंट जो है वहां पर जो है मुस्लिम होते थे, तो 40% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सब कुछ होते थे। लेकिन अब वहां पर जो बताया जा रहा है कैलकुलेशन, वहां पर करीब करीब सिर्फ 5 से 10% या 15-20, मैक्सिमम 20% जो है हिंदू हैं, बाकी सब मुस्लिम छात्र हैं। और ये आपको सुनने में लग रहा है 50% सिर्फ स्टूडेंट्स है, लेकिन वो मैं आंकड़ा आपको बताता हूं, वो भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। तो कांग्रेस की सरकार ने 50% तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाती, 50% तो आरक्षण, पूरी जामिया की सीटें 50% मुसलमानों के लिए दे दी। फिर उसके बाद जो है 5% सीटें वहां फिक्स हैं जो जामिया स्कूल से पढ़कर आते हैं, 10वीं 12वीं जो जामिया स्कूल से करते हैं। अब जामिया स्कूल में कौन पढ़ता है ये भी आपको पता है, वहां भी मुस्लिम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 50 और 5 55% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व होगी। लेकिन इतना ही नहीं है, उसके बाद 5% जो है रिजर्वेशन कश्मीरी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, कश्मीर से जो आते हैं। अब आप जानते हैं कश्मीर में तो हिंदू है नहीं, तो कश्मीर से पढ़ने कौन आएगा, वो मुस्लिम आते हैं। तो ये 50 से 60% हो गया। अब जो है 5% डिजेबल लोगों को दिया जाता है, तो ये 60 से 65 हो गया। 5% डिजेबल भी आप जानते हैं मुस्लिम को ही वहां पर तरजीह दी जाती है, डिजेबल को। तो ये कुल मिलाकर 65 हो गया और 10% विदेशी स्टूडेंट्स के लिए जो है रिजर्व है। अब विदेशी स्टूडेंट्स वहां कौन आते हैं जामिया में, कोई फ्रांस से, इटली से, अमेरिका से, इंग्लैंड से तो नहीं आएगा ना, या जो है बाकी किसी नेपाल से तो नहीं आता ना। वहां पे आते हैं मुस्लिम देशों से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पर आते हैं अफ्रीका के मुस्लिम देशों से आते हैं, वहां पर अरब देशों से या पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, यहां से आते हैं। तो कुल मिलाकर 75% स्टूडेंट जो है सीटें जो है रिजर्व है मुसलमानों के लिए। तो 75% मुसलमानों के लिए रिजर्व है, बाकी बची 25%, उसमें जनरल और बाकी सारी कैटेगरी के लोग कंपीट करते हैं और उसमें भी मैक्सिमम मुसलमान आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर हिंदू वहां पर मतलब 10, 15, 20% बचते हैं। तो ये जो कैरेक्टर बदला ना, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अब जो लोग बचे हुए हैं उनको भी दबाव डाला जा रहा है और इस तरह के कई प्रमाण हैं, कई जो गवाह उन्होंने बताया कि हमारे साथ के कई लोग थे जिनको कन्वर्ट कर दिया गया, जिनको मुस्लिम बना दिया गया और मुस्लिम बनाते उनकी लॉटरी लग गई, उनको जो है आगे बढ़ने का, उनको प्रमोशन मिलने लगा, उनको ये सब चीजें होने लगी और उसके बाद उनके रास्ते जो है आसान हो गए। तो ये सोचिए कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको पिछले कुछ सालों में जो है मोदी सरकार ही करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा इसको ग्रांट दे चुकी है। सोचिए 3,000 करोड़ रुपए सरकार से लेने के बाद, जिसको आप हिंदूवादी सरकार बोलते हैं, जिसको आप उखाड़ फेंकने की कस्में खाते हैं, 3,000 करोड़ रुपए आप उससे लेते हैं और उसके बाद जो है आप यहां पर भारत के अंदर बैठकर पाकिस्तान बना रहे हो। और जब मैं ये कह रहा हूं भारत के अंदर पाकिस्तान बना रहे हैं, तो सिर्फ इन आरोपों पर, इस रिपोर्ट पर नहीं कह रहा। अब जामिया के इतिहास को भी जानना जरूरी है, पिछले कई दिनों सुर्खियों में कैसे रहे वो भी समझ लीजिए। अभी आपको अच्छी तरह से याद है दिवाली पर बवाल हुआ था, ये कहा था कि जामिया के अंदर दिवाली नहीं मना सके। कुछ लोग वहां पर स्टूडेंट्स जाकर दिवाली मना रहे थे, उनको दिवाली नहीं मनानी। जब उन्होंने रंगोली बनाई, उनकी रंगोली को पैरों से जो है रौंद दिया गया और उनको जो है मारपीट करके भगा दिया गया। तो दिवाली वहां पे नहीं मन पाई, क्योंकि जामिया है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां दिवाली कैसे मन सकती है। इससे पहले वहां होली नहीं मनाने दी गई थी स्टूडेंट्स को। और पहले जो है जब तक इस यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर ठीक था, वहां पर ये कट्टरपंथी हावी नहीं थे, तब तक वहां दिवाली होली मनती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब वहां पर जो मुस्लिम भी दिवाली होली मनाते थे, लेकिन जब वहां कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी होगी तो फिर क्या हुआ, तो वहां पर बाकायदा पोस्टर लग गए कि ये जो काफिर है, काफिरों के साथ आपको होली नहीं मनानी। पोस्टर लग गया और तो जो मुस्लिम थे वो भी हिंदुओं के साथ मिक्स होने में डरने लगे और जो चाहते थे कि हिंदू आराम से होली दिवाली मना सके, उनके साथ ऐसे मुस्लिम जो है वो जो चाहते थे हम भी मनाएं, उनको जो है मनाने नहीं दी गई। इस तरह की चीजें हुई। उसके पहले आपको अच्छी तरह से याद है सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसका एक एपिक सेंटर जो है सीए प्रोटेस्ट का, शाहीन बाग को पूरा सपोर्ट जो है वो यहीं से जामिया से मिल रहा था। वहां जो जामिया का पूरा तंत्र लगा था कि शाहीन बाग को कैसे करना है। और उसके बाद दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें भी शाहीन बाग का नाम आया, उसमें भी जामिया यूनिवर्सिटी का नाम आया था। जो दिल्ली दंगों को लेकर जो पुलिस की चार्जशीट है, उस चार्जशीट के अंदर जामिया से जुड़े, जामिया का जो एलुमनी जामिया एसोसिएशन है उसका नाम है, उसको विदेशों से फंडिंग हुई थी सीए को लेकर, इस बात के प्रमाण है। और इसने जो है फर्जी बिल लगाए थे और पैसा इकट्ठा किया था और उसके बाद
दिल्ली दंगों के लिए लोगों को इस तरह की फंडिंग हुई थी, ऐसे आरोप जामिया पर लगते हैं। सीए पे तो पूरा प्रदर्शन जो है, सीए को लेकर जो कुछ हुआ था जामिया के आसपास, जिस तरह से बसों को आग लगाई गई थी, दंगा हुआ था और जो सीए का पूरा आंदोलन चला था, उसमें जो है पूरी तरह से जामिया का हाथ था। तो ये सब जामिया का पूरा इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर और कांग्रेस और यूपीए सरकार की तुष्टीकरण और उनके सेकुलरिज्म के नाम पर हमने जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर उसको एक मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश बना दिया है। अब सरकारी पैसों से हम मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि इसको लेकर के देर सवेर हमको सोचना होगा। और यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC, अच्छा ये भी आपको बता दूं चलते चलते, ये जो कांग्रेस लगातार कहती है ना, और राहुल गांधी कहते हैं कि 24 के चुनाव में भी इन्होंने कहा कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, SC ST का आरक्षण खत्म कर देगी, OBC का आरक्षण खत्म कर देगी। तो वास्तव में SC ST OBC का आरक्षण अगर किसी ने खत्म किया तो कांग्रेस ने खत्म किया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने से पहले जामिया यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC के पास आरक्षण था, उनको आरक्षण मिलता था। लेकिन 2011 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने के बाद से जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है SC ST OBC का आरक्षण बंद कर दिया गया और ये पूरी तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई और आज ये मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो गई है। इस स्थिति को बदलना चाहिए। क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सवाल आपके सामने इसलिए उठाया क्योंकि आप और हम कम से कम इस पर विचार मंथन शुरू करें, चर्चा करनी शुरू करें। चर्चा करेंगे तभी हम समाधान तक पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।